और फाड़ के बच्चे के सामने रख देते हैं और बोल देते हैं कि कोई बच्चा इसको लगा पाएगा। और उनको पूरा उम्मीद था, टीचरों को स्टूडेंट को बहुत बार कम आंकने का एक जो आदत होता है, उसी आदत से उन्होंने पूछा था और टीचर को डांटने का मौका मिल जाएगा कि भारत का नक्शा नहीं समझते। एक बच्चा उठाया और उसने तुरंत लाके उनको दे दिया और दिखाया कि सर ये तो बन गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले तुमने कैसे जोड़ा? तो बोला कि मैंने मैप के पीछे व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को जोड़ने लगा और जोड़ते जोड़ते मैंने देखा कि भारत का नक्शा है। मतलब सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना चाहते थे और इसीलिए वो किसी व्यक्ति को जन्म कब हुआ, 97 में हुआ, कैसे हुआ, माँ पिताजी मैडम ने बताया है। मैं बात शुरू करेंगे उनकी धाय माँ जो उनको कहती थी महाराजा, राजा बोलती थी। राजा गुण से होना चाहिए। आजकल होता है राजा प्रजा के यहाँ जाके खाना खा के फोटो खिंचवा लेता है और सोचता है कि मैं महान व्यक्ति बन गया हूँ। नहीं, राजा वो होता है जिसे राजा की हिम्मत हो, लड़ने की क्षमता हो, लोगों को साथ देने को, लोगों को मिला के चलने की, जरूरत पड़ने पे मदद करने की क्षमता हो और लड़ाई में सबसे आगे बढ़ने की क्षमता हो। वो राजा वाला गुण जो बचपन में डाला गया था वो उनके जीवन में परिलक्षित हुआ है। अगर हम देखें, अगर छोटी सी बात करें, मैडम ने जो एक बात की है, जो कॉलेज की बात करें जहाँ पे प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने मारा था, वो नाम के लिए मैं बहुत वरी रहता हूँ कि जो मारा क्या था कि वो विद्रोह की भावना वो उपज रही थी और बहुत अच्छे रूप में दिखती है कि आप इतनी हिम्मत करते हो कि अगर कोई नक्सलवादी टिप्पणी करता है और आप क्लास मॉनिटर हो तो आप लड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। मदन जैन इस तरह की लड़ाई लड़ते रहे हैं, मेरे साथ काम भी किए हैं, लंबे समय तक हम लोग एक जगह भी रहे, गार्डन वाला जैसी जगह में रहे। तो कहने के बाद जब आप लड़ाई लड़ते हो तो अंजाम कभी नहीं देखते। अगर जो आदमी केवल अंजाम के रास्ते पे चल गया वो कभी भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। और कल की बात है, मैं यहाँ कोट करना चाहिए कि नहीं, कुछ बैंक वाले अभी नौकरी कर रहे हैं, उनके सामने बोलने में उनको डर लग रहा है, लेकिन कल एक घटना घटी जिसपे मैंने कमेंट किया कि कोई भी दिखावा के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। और शायद आप थे सर, तो दिखावा, मैंने लोगों को बुरा लगा मेरी बात। मैं बोला कि अगर आप रास्ते, मैं बोला कि मेरे को आप बोलने का अधिकार क्यों छीन सकते हो अगर मुझे गलत लग रहा है। अगर उन्होंने जब विरोध किया और उसके बाद उनकी हो गई, तो मेरे को लगता है कि ये इंडिकेट करता है कि किस तरह विद्रोह किया जा सकता है और अंजाम का प्रवाह नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात जरूर है कि एक तरफ विद्रोही बहुत बार माता पिता की बातों को भी डिनायल करता है। जो है, अगर नेताजी के स्वभाव को देखिए तो बड़ा अजीब सा मुझे लगता है, बहुत तरह की बातें दिखती है। एक पहला दिखा कि जो आदमी विद्रोह करता है वो बाकी चीजों के लिए भी विद्रोह करता है, वो विद्रोही स्वभाव के नहीं थे। नहीं तो माता पिता के कहने पे सिविल सर्विस स्वीकार नहीं करते एग्जाम देने का। चौथा लाना, अंग्रेजी में प्रथम लाना, अंग्रेजी कंट्री में जाके, ये अपने आप में छोटी घटना नहीं है। अभी कितने लोग हैं जो भारत में आके भारत के हिंदी वाले को हरा पाएंगे। सो ये सोच और दृष्टिकोण की बात है कि कितनी मेहनत करनी चाहिए कि आप सबसे बेहतर बनने की क्षमता। वो पॉलिटिक्स में जहां भी गए हैं और जब भी उनका स्ट्रगल देखिए कि जब भी वो आगे बढ़े हैं और भारतीय पॉलिटिक्स में आए हैं, गांधी जी के संग रहे, नेहरू के साथ रहे, लेकिन उनमें सबसे आगे बढ़ने की और अंजाम के लिए नहीं डरने की ये क्षमता हर जगह दिखाई देती है। और एक था इमोशनल जरूर थे। इमोशनल की बात मैं हमेशा याद दिलाऊंगा कि इमोशनल होने की पहली शर्त जो थी, जब उन्होंने सीखा है, जो मैं मानता हूं कि उनके जीवन से सीखना चाहिए, और बच्चे का 2-4 है तो उनको जरूर सीखना चाहिए कि देने की क्षमता। लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हम उससे लोग हैं, लेकिन देने की क्षमता सबसे पहले जब उनको बस के लिए पैसे मिलते थे। एक अमीर फैमिली के थे, आपको पता होगा, राय बहादुर फादर वकील भी थे, राय बहादुर की पदवी प्राप्त थी, बस एक ही था कि थोड़ा बड़ा परिवार था उनका। तो जब उनको पैसा मिलता था तो पैदल चले जाते थे और जो पैसा बचता था एक गरीब बूढ़ी को देखते थे कि वो काम करके आती है और काम करती है, उसको मदद करने के लिए। जब आप मदद करने की जिज्ञासा होगी और आप इमोशनल होंगे तो बहुत बार बड़े बड़े काम को लेने में आपको बहुत आसानी होगी, जो कि आपको बाद में दृष्टिगत होगा कि कैसे उन्होंने कैसे इमोशनल उनका दिखता है कि माई काम में चूंकि भारत के अगेंस्ट किया गया था, तो हिटलर से, जिसके सामने कोई बड़ा से बड़ा छोटा से देश नहीं बोल सकता है, व्यक्ति की क्या हिम्मत होगी। वो ऐसे व्यक्ति थे कि हिटलर के पास जाके हिटलर को यह समझा सकते थे कि माई काम में जो आपने बातें लिखी है भारतीयों के बारे में वो गलत है। उनमें राजा जैसा सम्मान था। तो
तो हम इस बात को मानते हुए आगे बढ़ते हैं कि अगर हम नेताजी को देखते हैं, उनके जीवन दर्शन में अगर बोलिए तो जिनका प्रभाव है उसमें मैडम ने सही बोला, विवेकानंद और उनके गुरु का प्रभाव था। लेकिन वो गुरु, पॉलिटिकल गुरु जिसको मानते थे, चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास और गांधी उस समय तक एक बहुत बड़े महान लीडर और देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे। और ये दो व्यक्ति थे, नेहरू और सुभाष बोस, ये दोनों गांधी के नजदीक आते थे। लेकिन क्या होता था कि सुभाष बोस गांधी के पास जाने के बाद सम्मान वो जरूर करते थे, उनके सम्मान तो 44-45 में भी दिखा है कि वो सम्मान करते थे, लेकिन उनकी बातों से सहमत नहीं हो पाते थे। कि शुरू में बात परिलक्षित नहीं होती थी, क्योंकि बहुत बार चित्तरंजन दास से जो बातचीत हुई है उसमें कहीं उन्होंने लिखा है कि ये गांधी जी का बंद करना, गांधी जी का सविनय आंदोलन को बंद करना अपने आप में एक भयानक ऐतिहासिक भूल है। वो बताता है कि नहीं, उनका दृष्टिकोण कुछ डिफरेंट था, लेकिन वो कांग्रेस के साथ रहते थे। बेसिकली उनका दृष्टिकोण कभी आप देखेंगे तो कभी बहुत बार समाजवादी दिखेंगे, उनके सोच में, उनके दृष्टिकोण में बहुत सारी समाजवादी बात, लेकिन कम्युनिस्ट फीलिंग भी दिखती है। उनका भगत सिंह से क्लोजनेस और भगत सिंह के बारे में गांधी को बोलने के अगर हम देखें, उनके जीवन को देखें, तो हाँ, ये जरूर है कि जो बातें बोली गई उसमें ये हर जगह आपको लगेगा कि वो गांधी जी को देश से बहुत प्रेम था। चाहे देश से प्रेम था, व्यक्ति से प्रेम था, क्योंकि व्यक्ति और व्यक्ति मिला के देश बनता था। और उन्होंने, जब आप हरिपुरा कांग्रेस, त्रिपुरी कांग्रेस की बात कुछ किया गया, लेकिन मेरे लिए हरिपुरा कांग्रेस उससे महत्वपूर्ण है। और उसका अगर कभी आप स्पीच देखेंगे, मैं कुछ बातें बाद में करूंगा कि वो कहानी कैसे उसी में डिसाइड हो गया था कि त्रिपुरा में नहीं चलेगा, जो जबलपुर के पास त्रिपुरी कांग्रेस था वो नहीं सफल होगा, क्योंकि जो दृष्टिकोण रखता था उस समय के पूरे सामाजिक सोच से अलग था। और बहुत बार जो नेहरू जी ने जो किया है बाद में, जैसे प्लानिंग कमीशन की बात है, उस हरिपुरा कांग्रेस में की गई। कहने का तात्पर्य जो गरीब मुस्लिमों कमजोर के लिए जो दृष्टिकोण था उस समय भी किया गया था, जो परिकल्पना नहीं कर सकते, दूर देखने की दृष्टि। दूसरा चीज जो सीखता है, पहले जब मदद कर सको तो मदद किए, जैसे मैंने बोला। दूसरा, दूर देखने की दृष्टि। आप यहाँ हो लेकिन आगे देख रहे हो कि नहीं। देश तब बनता है जब आप भविष्य देखने की क्षमता रखते हो और वर्तमान में काम करते हो। देश तब नहीं बनता है जब केवल भूत देखते हो और काम नहीं करते। भूत से ताकत ली जाती है, भूत से ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि भविष्य क्या होगा। भविष्य के लिए नए सपने देखने होगा, नए दृष्टिकोण देखना होगा। और एक बात उनकी बात से लगता है, मैं जरूर बोलूंगा कि जो उनकी बात के बारे में बोलूंगा कि जो भरा नहीं भावों से बढ़ती जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उन्होंने स्वदेश का प्यार हर जगह दिखा है। अगर आप उनका रिलेशनशिप देखिए उसके साथ, फिर गांधी जी के साथ, भगत सिंह के साथ दृष्टिकोण देखिए, कांग्रेस के साथ रिलेशन देखिए। बड़ी अजीब बात लगती है कि लोगों में एक दृष्टिकोण बन गया है कि वो कांग्रेस के थे ही नहीं। 1940 तक वो कांग्रेस के सदस्य थे और 1939 में बनाए थे, वो भी कांग्रेस के अंदर बनाए थे। एक दृष्टि देखने की जरूरत है। ये नहीं सोचना है कि कभी भी, एक बात जरूर थी उनमें कि लोग कभी वो दूसरे से बहुत आगे दिखाई देते थे जब कभी वो काम करते थे, और जब कभी आगे दिखाई देता है तो बहुत बार आपको एक बड़े बल से लड़ाई लड़नी पड़ती है और लड़ाई में आपकी हार भी हो सकती है। ये बात आपको जानना होगा कि बहुत बार आपको उस लड़ाई में हार जाती है। उनके बारे में मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि उनसे तो मेरे से पूछिए, मैं बहुत क्रम से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से पूछिए तो मुझे तो लगता है प्रेम भी उनसे सीखना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो एमिली से प्रेम करता है और देश से भी प्रेम करता है और कभी नहीं सोचता है, वो व्यक्ति जो विद्रोही स्वभाव का है, जो इमोशनल है, इमोशन करता है। जब वो इंडिया स्ट्रगल लिख रहे थे और उस समय उनको दो व्यक्ति का याद था जो टाइपिंग कर सके, क्योंकि उनको लगता था कि समय कम है। शायद उनको आभास हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत लिखा भी है कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं उसकी गारंटी। अपने प्रेम पत्र में उन्होंने लिखा है, मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होगा। हर क्षण में खतरों से खेलना और संघर्ष करना उनकी नियति थी। तो जो संघर्ष करने की जो आदत थी वो हर जगह दिखी हुई है, चाहे वो इंडिया छोड़ के भागने की बात हो, चाहे जियाउद्दीन बनने की, और चाहे वो अगर हिटलर साथ ना दे तो वहां से पगडंडी में निकल जाए। लेकिन लोगों से वहां भी दिखता है
कि हिटलर के पास से जब वो निकले हैं पनडुब्बी से, तो पनडुब्बी में खाने का जो था, दाल चावल की बात जो थी, जो रखे गए थे इनके लिए, बाकी लोग दूसरे खाना खाते थे, वो बांट दिया करते थे। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं थी, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि नेताजी को जाके बोले, सुभाष चंद्र बोस को जाके बोले कि आप खाना खाइएगा तो आपके लिए बचेगा नहीं। और लंबी यात्रा थी, परिकल्पना नहीं कर सकते हो कि बैठने का जगह नहीं होता है। पनडुब्बी किस तरह की स्थिति होती है, आज के दिन में हम प्लेन से जाते हैं और थकान महसूस करते हैं, और पहले सोचते हैं कि कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या सुविधाएं होंगी। इन सुविधाओं से वंचित जीवन में अगर देश से प्रेम नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हो। हम देश से प्रेम करने के लिए वो क्षमता चाहिए आपको, जो ये सत्य को आपको मानना होगा कि वो राजा जैसे खानदान के पुत्र थे। क्योंकि जब आप सुविधाओं के बीच में पाले गए हो और उसके बाद छोड़ते हो, क्योंकि मैं दो महत्वपूर्ण व्यक्ति का इस समय नाम जोड़ता हूं जो मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, गौतम बुद्ध और महावीर, जिन्होंने राजा के परिवार से छोड़ के जब आगे बढ़े हैं तब संघर्ष करने की सोच पाए हैं। क्योंकि राजा के परिवार से जब छोड़ते हो आप, तो अब में बहुत ज्यादा अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, अतिरिक्त क्षमता चाहिए, आसान नहीं होता है। और एक बात जरूर था कि वो आगे हमको एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि उन्होंने एक चीज समझा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं इसलिए बोलूंगा, ये बात को मैं रेफर करूंगा, मैंने एक कविता लिखी है, मैं चाहता हूँ कि 4 लाइन उसी पे बताएं, वो उसके आपको पता लगे कि वो किस तरह का सोचते हैं। और हमने लिखा, हम दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनकर रहने दें, हमें दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनकर रहने दें, आजाद की खून की कीमत को महसूस करने दें। खून की नदियां बहती हैं, बह रही हैं, बहती रहेंगी, खून से जो लिखा जाए इतिहास उसी को रहने दें। सो आप देखिए कि क्या हुआ है। एक जो पूरा इतिहास में लिखा जाए, अगर आप बोलिए कि ये डर पैदा होना, अंग्रेजों के जाने के बारे में बहुत सारे विवाद होते थे। मैं किसी एक व्यक्ति को छोटा करके किसी को बड़ा नहीं करना चाहता। जब कभी बड़ी लड़ाई होती है तो बहुत सारे लोग लड़ते हैं, सबकी अपने अपने संघर्ष होते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है। मैंने यद्यपि जरूर बोला कि इनके ये बहुत बड़े फैमिली के थे, इनके संघर्ष अलग थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग संघर्ष होता है, हर को संघर्ष करना पड़ता है। तो इन्होंने, लेकिन एक बात तो मानना होगा कि लोगों से जुड़ने और लोगों को लीड करने की क्षमता चाहिए। क्योंकि अगर लड़ने की क्षमता नहीं होती, और उनमें एक जरूर था कि उनमें अद्वितीय शब्द चातुर्य था और बोलने की क्षमता थी। अगर प्रेजेंटेशन स्किल जब हम पढ़ाते हैं सर, तो हम प्रेजेंटेशन स्किल में बात बोलते हैं कि देखिए कैसे पब्लिक को अपने बीच में लेना है, वो इससे समझिए कि वो बोलते हैं तुम मुझे खून दो और हम तुम्हें आजादी दें। तो ये जो प्रॉमिस करना है और ऐसी बात बोल के लोगों का दिलों को जीत लेना है, ये सीखना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए। सो एक बात मैंने बोला, संघर्ष करना, भविष्य देखने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने बोला कि प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना सीखो तो उनसे सीखो। क्योंकि उन्होंने केवल 3 साल तक, अगर रियल बोलिए तो 37 में शादी हुई है, 43 में दुनिया जानी है कि कैसे, और 43 से 46, 3 ही बस तो 45 तक रहे हैं, तो करीब करीब 3 साल पूरी ठीक दुनिया भी जानी है और रहे भी है ढंग से साथ रहे। लेकिन उतना के बाद भी उनके प्रेम की बात कही जाती है, जो पत्र लिखे। हम लोग में कितने लोग हैं जिनके बारे में बोल सकते हैं कि उन्होंने लास्ट, जो सीनियर लोग बैठे उन्हीं को बोल रहे हैं कि बोले हैं पिछले 1 साल में, ये बोले हैं कि तुमको मैम बहुत प्यार करते हैं, इतना ही बोले हैं, थोड़ा एक बार चेक करेंगे जरूर। सो प्रेम करिए तो लोगों को महसूस भी हो कि प्रेम करते हैं, चेक कीजिएगा जरूर, मजाक नहीं कर रहे, बहुत सीरियस बात बोल रहे हैं कि क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हमको पता है कि क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए एक चीज है, अब हम अगर बात करें उनकी, तो एक जीवन में लीडर बनना, जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर हरिपुरा कांग्रेस के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। हरिपुरा कांग्रेस क्यों, यद्यपि उस समय उनको बनाया गया था, वो अपने नहीं बने थे, गांधी जी के सौजन्य से बने थे, तो गांधी जी के सौजन्य से बने थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला था उसी समय, उन्होंने बोला था समाजवादी विचारधारा को, उन्होंने बोला प्लानिंग कमीशन में, उन्होंने बोला गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता है जब तक वो, उन्होंने उस वर्ग के अगेंस्ट में बोला जो वर्ग सबसे पावरफुल था। जब अहिंसात्मक आंदोलन चलता है तो होता क्या है कि अहिंसात्मक आंदोलन किसी व्यक्ति के अगर चला रहे तो सारा दूसरे का पार्टी आपके साथ होना चाहिए। तो गांधी जी की मजबूरी थी कि किसी एक को नाराज नहीं कर सकते थे, चाहे जमींदार हो, चाहे सामंत हो, चाहे वो, सबको मिला के चलते थे।
सो अगर लेकिन इनका जो हरिपुरा कांग्रेस में जो स्टेटमेंट है, मैं चूंकि देख नहीं पाया, मैंने चूंकि रखा नहीं है तो देखने में दिक्कत हुई, तो हरिपुरा कांग्रेस में सारी बातें थी, प्लानिंग कमीशन की बात थी, गरीबों के कल्याण की बातें थी, था कि इनके अगेंस्ट भी सोचा जाए कि ये लोग शासन के पूरे सुविधाओं को अपने वो में नहीं पाते। गांधी जी इस बात को नहीं समझते, गांधी जी इस बात को नहीं पसंद करते थे। और गांधी जी, अगर हमारा अपना दृष्टिकोण है, मैं नहीं जानता कि सच कितना है, झूठ कितना है, क्या है, लेकिन मेरा मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ज्यादा नजदीक थे। उन्होंने एक बार एक वो में लिखा भी है कि सुभाष चंद्र बोस को बोले थे कि हम आप मिल जाए, गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन को अजीब के रूप में स्वीकार किया जाएगा। शुरुआत में आंदोलन सही हो सकता था, अवेकनिंग के लिए सही हो सकता था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सही नहीं। और उन्होंने जब नेताजी की बात, और लेकिन नेहरू के साथ प्रॉब्लम था कि वो गांधी को छोड़ नहीं सकते थे। इसीलिए जो बात किया जा रहा है कि कमेटी नहीं बन पाने का कारण एक बहुत बड़ा कारण था कि गांधी जी उस समय तक कांग्रेस के लिए कितने थे नहीं थे, लेकिन इतने महत्वपूर्ण थे कि गांधी के अगेंस्ट में कोई सोच नहीं सकता है। और गांधी के बारे में था कि वो मास लीडर थे, मास लोगों के जुड़ जाते थे, हर वर्ग से, साधारण वर्ग से भी और बड़े वर्ग से भी। और इनका जो दृष्टिकोण था भविष्य का, वो हर वर्ग का, चूंकि समाजवादी दृष्टिकोण था, और बहुत बार उन्होंने मार्क्स को पढ़ा था, हमने देखा है कि भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह केस में, जो मुझे लगता है कि चूंकि उनका दृष्टिकोण उस वर्ग को का साथ देना था जो वर्ग कमजोर है, तो इसलिए हो सकता है कि पूरा का पूरा वर्ग। और वल्लभ भाई पटेल पहले आदमी थे जो राजेंद्र प्रसाद के लिए, हरिपुरा कांग्रेस में आपको पता है कि कैसे राजेंद्र प्रसाद के कपड़े फट गए। तो ये जो सारी चीजें हैं हरिपुरा में, त्रिपुरी कांग्रेस में, तो ये जो सारे दृष्टिकोण है, सारी बातें हैं, अपने आप में करती है कि वो लीड कर सकते हो। आपको पता है कि गांधी जी कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया 203 वोटों से हारे थे, 1577, और मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है अभी। तो अगर कोई आदमी गांधी जी को हरा सकता है, गांधी जी के फील्ड में जाके, गांधी के धरातल पे खड़े होके हरा सकता था, तो वो कोई साधारण आदमी नहीं था। और शायद इतिहास में बहुत अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये बात सही है कि कोई लड़ना ही नहीं चाहता, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, या इवन राजेंद्र प्रसाद के बारे में लिखी नहीं हुई है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के बहुत क्लोज थे, लेकिन लड़ना नहीं चाहते थे। तो पटाभी सीतारामैया तो बेचारे कैंडिडेट थे जिनको जब बनाया गया, ये बात गांधी जी को अखरी है, और ये बात गांधी जी को अखरी है, तो इसका परिणाम आप जानते हो कि गांधी जी ने बोला, इन्होंने, लेकिन एक चालाक कम नहीं थे। अगर हम बोले तो उन्होंने गांधी जी को बोला है कि देखिए, आपने हमको 1938 में हरिपुरा कांग्रेस बनाया, अब 39 में जब हम अपने बल पे जीते हैं तो आप मेरा क्यों नहीं साथ दे रहे हो। तो चालाक बहुत थे, ऐसा मत सोचिए। और लेकिन रिस्क लेने की क्षमता थी। 104 बुखार था उस जमाने में, 104 बुखार, आज तो दवाई काफी आ गई हैं, उस जमाने में 104 बुखार थे। वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि ये तानाशाही रवैया अपनाया है, तानाशाही रवैया अपना रहा है। उस समय 104 बुखार में आके खड़े हो जाना उसी प्रांगण में, और उस पर भाग लेने के लिए तैयार हो जाना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। जिंदगी का रिस्क लेना, अगर बात करें जिंदगी में रिस्क लेने की, उनकी अजीब क्षमता थी। अगर आप बोलिए, जब यहाँ से भाग रहे थे, हमारी नजर में अफगानिस्तान में उनको अंग्रेज साहित्यकार, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, कि अंग्रेज लेखक ने, आयरिश लेखक ने लिखा है कि उनको मार देने का आदेश था, और करीब मुझे याद आ रहा है कि 15 दिन से ज्यादा वो ठहरे अफगानिस्तान में, वहां मर जाने का बहुत बड़ा, जिंदगी से प्रत्येक क्षण उन्होंने खेला है, चाहे वो हिटलर से बातचीत के जमाने में हो, और चाहे वो इसके बारे में हो। लेकिन एक बार वो समझ गए थे कि केवल लड़ाई, एक बात वो मान लिए थे कि कभी भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। अगर अंग्रेज को करा तो डर पैदा करना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज एक ऐसे शासक थे, जबकि हिटलर को, उनका ये बोलना मुझे अच्छा लगा था कि जब उन्होंने बोला, हिटलर को बोला कि आपकी किताब में लिखा हुआ है कि अंग्रेज के ही गुलामी में भारत ठीक चल सकता है, हम तो इसको लेना नहीं चाहेंगे। तो इस बात का विरोध किया, और उसका परिणाम एग्जैक्टली हुआ है कि हिटलर ने अगले एडिशन में माई कैम्प में वो बातें नहीं आई है।
इसका मतलब कहीं ना हिटलर ने ना ना हाँ बोला था ना बोला था, लेकिन वो अगले एडिशन में नहीं आई। ये बताता है कि उनके बोलने की क्षमता अद्भुत थी और साहस और घबराने की बात नहीं थी। यहाँ से जब वो आगे बढ़ते हैं, और मैं पूरी यात्रा की नहीं बात गई, काफ़ी डिफिकल्ट रास्ता था, बहुत थकाने वाला, मैंने डाटा की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा था। लेकिन रासबिहारी बोस वाली जो हम जो INA की बात करते हैं, तो वो जो संस्था बनी थी और इसका लीडरशिप इनको मिलता है, और लीडरशिप करके पूरा का पूरा जीतने की जो जिज्ञासा वो खड़े कर देते हैं कि लोगों को लगने लगा था कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं। यद्यपि एक बात मेरा अपना दृष्टिकोण है, लोगों ने काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया है कि जो एक एक्सिस पावर है, आप लोग सब जानते हो कि एक्सिस पावर कितना खतरनाक था, नेताजी ने उनका क्यों साथ दिया। मेरा अपना दृष्टिकोण इसमें है, पहली बात क्या है, क्या अंग्रेज को बोलने जाते हैं कि तुम शासन में हटा दो, जो जिसके गुलाम है उससे पूछने जाते, या उस शासन में, तो आपके पास कोई ना कोई चातुर्य तो होना ही पड़ेगा। तो अगर सुभाष चंद्र बोस जो इतना बड़ा विजनरी थे, वो जरूर सोचे होंगे कि एक्सिस पावर से हम सहयोग भी लेंगे और एक्सिस पावर को जीतने भी नहीं देंगे। और क्योंकि वो सारे, सबसे बड़ी बात थी कि पहले सिविलियन को लेके हम मिलिट्री की ट्रेनिंग की बात करते थे रासबिहारी बोस के समय या पहले में, उन्होंने पहली बार बोला नहीं, जो लोग युद्ध में गिरा है उनको युद्ध में लिया जाए। ये बहुत खतरनाक ताकतवर शासन करती है। और अगर हम बोले, आज बोला जा सकता है कि वो एक तरह से आज़ाद भारत को हम लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है, अगर तो उसके हिसाब से उनको देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कहा जा सकता है कि जब 11 देश, उस समय 11 देश ने स्वीकार किया, 11 या 13 देश, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, 13 देश ने स्वीकार कर लिया था कि वो देश के रूप में मान्यता दी थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नेताजी सुभाष पन्त देश के पहले प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया जो दूसरी भी हुई है, जो जवाहरलाल नेहरू समय हुई है, वो भी एक प्रक्रिया ही के तहत हुआ है, उसमें कोई वो नहीं है कि कोई इलेक्शन जीत के नहीं बना। तो यहाँ तो कम से कम युद्ध में मान्यता दिला के बना है, और अगर 11 कंट्री मान्यता दे दिया था तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में माना जा सकता है कि अगर ये दृष्टिकोण रहेगा, ये दृष्टिकोण सही गलत ये इसको तराजू के बाद में तोला जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये क्या था, समय का उपयोग करना सीखना हो तो उससे कि अगर कितना कम से 48 साल की उनकी जिंदगी है। देखिए, मैं उसके बाद की जिंदगी के बारे में जितनी कंट्रोवर्सी है उस पर मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। इंडिया स्ट्रगल जब उन्होंने लिखा है तो उन्होंने इंडिया स्ट्रगल को बहुत तरीके से लिखा है, और बहुत सारी बातें जो लिखी है वो बताता है कि उस समय वो जानते थे, और तभी उनके, और शायद उनको पत्नी भी मिली वहाँ। लेकिन एक जरूर हम बोलेंगे कि भारत में एक चीज़ मेरे को जो लगता है कि किसी भी महान आदमी को बहुत बार बहुत छोटा करने का दृष्टिकोण चल जाता है। हम एक जरूर सारे ग्रुप हो सकता है आपत्ति, गुमनामी बाबा का जो चरित्र की जो जोड़ा गया, मैं एक महान व्यक्ति को छोटा करने की दृष्टिकोण से, अरविंदो घोष अगर जब छोड़े थे तो पांडिचेरी जैसे महान बड़ी कल्पना करके बता दिए थे और एक नया स्वरूप दिए थे। क्या कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दृष्टिकोण का, क्षमता का आदमी कभी भी ऐसा कर सकता है कि वो 85 में डेथ होता है और 45 बोला जा रहा है, तो 45 से लेकर 8 अगस्त 45 की बात की जाए, इतने साल तक चुपचाप बैठा रहेगा? मेरे लिए ये बात को स्वीकार करें, चाहे इतिहास के पन्नों में कुछ भी लिख दिया जाए, लोग नाम कमाने के लिए कुछ भी, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी नहीं मानूंगा कि कोई व्यक्ति इतना महान व्यक्ति हो जो जिंदगी भर संघर्ष किया हो और संघर्ष के बाद वो हार नहीं माना हो, और जो एक लाख सेनाओं को जमा कर सकता है, वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपीरियलिस्ट कंट्री, सबसे ताकतवर कंट्री से लड़ सकता है, वो इतना साधारण व्यक्ति के रूप में वो हो जाएगा। ये जरूर है कि जब कभी महान व्यक्ति, जब कभी इविडेंस नहीं मिलता है तो इतिहास उसके साथ जरूर सोचता है, जब इविडेंस क्लियर कट नहीं होती, क्योंकि इतिहास इविडेंस पे होता है। और थिंकिंग पे हम बोले पत्रकारिता हो तो वो देखती है दृष्टिकोण से देखती है, या हम लोग जैसे लोग भी सोच सकते हैं। हिस्ट्री में जरूर ऐसा लिखा नहीं जा सकता है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता लगा है, लेकिन 1916 में ऐसा बोला गया कि उनकी डेथ ऐसे हुई थी। डेथ हुई या नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट है क्या हम उनके बताए गए रास्ते को ले रहे हैं, चल रहे हैं। समस्या इस समय आती है क्योंकि हम लोग में लोग ऐसे हैं, हम लोग पूरे कि उनकी रास्ते पे चलना कठिन है तो वो नहीं चलेंगे।
लेकिन कंट्रोवर्सी करके कैसे किसी बड़े व्यक्ति को छोटा बना देंगे ये पॉसिबल है। मैं इनमें बहुत सारी किताबें लिखी गई है जो केवल केवल मैं बोलूंगा कि कमाने के उद्देश्य से, अपना नाम कमाने के उद्देश्य से किया। उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे वो, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि गांधी जी से आपस में हमने मतभेद हो सकते हैं, आपस में दृष्टिकोण हो सकते हैं, मंजिल हमेशा एक थी। गांधी जी ने कहा है कि इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति का रास्ता मेरे रास्ते से अलग है, लेकिन जब भी ऐसे इस रास्ते अहिंसा के रास्ते पर चलेगा तो मैं पहला आदमी हूँ जो उनके पीछे चलो। ये सम्मान बताता है। और इवन नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब बोलते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता बोलते हैं 43 से 45 के बीच में, तो बताता है कि वो किस तरह उस देश को प्यार करते हैं और किस तरह लोगों को मिला के चलते हैं। और गांधी का इज्जत नहीं, कोई व्यक्ति से दृष्टिकोण नहीं हो सकता है उसके रास्ते, लेकिन आप उसको अच्छा या खराब ऐसा सोचने के दृष्टिकोण नहीं था। रास्ते अलग होते हैं तो हमको लगता है कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उनका सम्मान करते थे, वो मास लीडर मानते थे, उनकी बहुत सी बातों को जीवन में अपनाए हैं, उनके दृष्टिकोण में अपनाए। लेकिन चूंकि वो बेसिकली जिस दृष्टिकोण के पुजारी थे, जिस दृष्टिकोण को रखते थे और जिस साहस को रखते थे, और सबसे अकेले लड़ जाने की क्षमता उनमें थी, और उसके बाद भी अकेले लड़के सबसे जोड़ जाने की क्षमता थी। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ उनके बारे में, मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नेताजी के बारे में मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला। मैं नहीं किताब को, कॉपी को छू के करता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे सामने रखा रहेगा तो मैं देख के बोलूँगा कि क्या उन्होंने क्या क्या शब्द बोले हैं। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी पूरी जिंदगी की घटना हम लोगों को जीवन में सीख देती है। फिर से मैं वो रिपीट करूँगा, पहला, जब मदद कर सको तो जरूर करो। दूसरा, साहस की बात हो तो जरूर रखो। प्रोग्रेसिव बनो, नई परिकल्पना करो। उनकी शादी नई परिकल्पना थी, उनका अंग्रेज टीचर को हाथ उठाना, ओरे नाम था सर, उन पे हाथ उठाना नहीं थी। उन्होंने जब कांग्रेस के साथ, जब आंदोलन का शर्त उस समय कांग्रेस ही मेनली सेंटर पे थी, तो कांग्रेस से जुड़ना, और उसके बाद भी अपना गुरु, पॉलिटिकल गुरु किसी दूसरे को बताना, चित्तरंजन दास को बताना, और नेहरू जी के सामने नेहरू जी से भी विचारों का आदान प्रदान करना, और नेहरू जी से बहुत से विचारों से सहमत होना। फिर लेकिन गांधी के अलग होने की बात सोचना। फिर इन लीडरों से जो कि एक्सिस पावर थे, और जो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री का, मुझे पता है कितने खतरनाक एक्सिस पावर थे। इन पावर के सामने आँख से आंखें मिला के बात करना, ये सारी बातें हम उनके सीखने की बात है। प्रेम करो भी तो उनके जैसा करो, और लड़ो भी तो उनके जैसा करो, और जियो तो कम जियो, लेकिन आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। इतिहास कभी ना कभी इस बात को, जब पूरी बात को लिखेगा, मैं नहीं बोलता कि इतिहास में केवल अन्याय ही हुआ है, मैं ये बोलता हूँ कि इतिहास में ऐसा दृष्टिकोण होता है, कोई दृष्टिकोण होता है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। बस एक गुमनामी बाबा शायद नाम बोला जाता है, मैं उस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। जितने रिसर्च हुए, एसेस हुए, मैं इस बात से भी बहुत सहमत नहीं हूँ कि लोगों की छुपाने की प्रवृत्ति है हमारे पॉलिटिशियन की, फाइलों को छुपाने की, नहीं दिखाने की, वो प्रवृत्ति आज भी है, और पहले भी थी। कब जैसी अलग बात है। पॉलिटिकल रीजन के चलते बड़े व्यक्ति को एक दूसरे से के बराबर नहीं, हर लोग महान थे। मेरा एक लाइन अंतिम में होगा कि सुभाष चंद्र बोस को बड़ा बना के मैं किसी और को छोटा नहीं बनाना चाहता। मैं वल्लभ भाई पटेल को बड़ा बना के राजेंद्र प्रसाद को छोटा नहीं बना सकता। मैं नेहरू को छोटा बना के अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ा नहीं कर सकता। इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो पता लगेगा कि सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि देश तब नहीं बनता है, एक आदमी देश नहीं बनाता है, देश सब व्यक्ति बनाते हैं। हर व्यक्ति का कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है तो देश बनता है। मैं अपनी बात इतना से विराम देता हूँ, और मदन जैन और सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पहली बार मुझे हिस्ट्री पे सुना। ऐसे हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी बनाते हैं, तो उसमें मैं बोलना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं भी पहली बार सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोला हूँ। जरूर है कि तैयारी वैसी नहीं हो पाई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर कोई बात का डिटेलिंग सही नहीं हुआ, नाम बोलने में दिक्कत आई होगी, लेकिन मैंने कोशिश की है, ईमानदारी कोशिश की है, और मेरा उम्मीद है कि मेरी बात को अगर एक आदमी एक चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करेगा तो सफल होगा। क्योंकि मेरा मानना है वो तकलीफ़ बांझ नहीं होती तो दर्द नहीं होता। अगर तकलीफ़ आप यहाँ बैठे हो, अगर उसमें कुछ सीख के जाते हैं तो वो होता है
बड़ा काम होता है। और एक लाइन और अंतिम में जो मेरी लाइन मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा मानना है कि शमशान का वैराग्य मत सीखिए। शमशान में हम जाते हैं तो क्या होता है कि अरे यार कुछ नहीं है, गरीब क्या है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब हो कब रहेंगे कब नहीं, क्या लेना क्या खोना। और आधा किलोमीटर आने के बाद गालियाँ और वो पैसा कमाने सब कुकर्म करने लगते हैं। ये अगर यहाँ से जाइएगा आप लोग मधुमयान के बोलने के उपरांत जब आप जाएंगे तो उसको घर का वैराग्य समझिएगा। घर का वैराग्य गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म देता है और शमशान का वैराग्य मेरे जैसे साधारण लोग का जन्म देता है। तो आगे जब भी कीजिएगा तो इसी तरह जाएगा। मेरी तरफ से आज संजय कुमार जी को सुनकर लग रहा है कि कितनी सारी चीजें थी जो हमें वाकई नहीं मालूम थी और आपने